Context and explanation of poem number 19. Reference. These lines have been taken from the poem A Man of Words and Not of Deeds, written by Charles Perrault and translated by Robert Samba. Context. In this poem, the poet has underscored, अहमियत उजागर करना अंडरस्कोर होता है। इस नज़्म में शायर ने अहमियत उजागर की है, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म अमल पसंदी होती है, अमलियत पसंदी होती है, टू डू समथिंग ऑफ प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस। इस नज़्म में शायर ने अमलियत पसंदी की, अमल की अहमियत जो इंसानी जिंदगी में है उसे उजागर किया है। The poet uses a symbol. ये शायर एक तशबीह इस्तेमाल करता है to describe a man, एक ऐसे आदमी की कैफियत बयान करने के लिए who does not translate his words into action, जो अपने लफ्ज़ों को अमल की सूरत में ढालता नहीं है। ट्रांसलेट यहाँ ढालना है। He is like a garden full of weeds. उसकी हालत ऐसे बाग जैसी है जो जड़ी बूटियों से भरा होता है, गैर ज़रूरी जंगली जड़ी बूटियों से भरा होता है, और उसमें कोई कारआमद फलदार पौधा या फलदार दरख्त या फूलदार पौधा नहीं होता। Everybody knows that weeds deliver no goods at all. हर कोई जानता है जंगली बूटियां हरगिज़ कोई फायदा नहीं देती हैं। डिलीवर गुड्स होता है फायदा देना, कोई फायदा नहीं देती। द प्रोसेस ऑफ इनएक्शन एंड लेजीनेस। इनएक्शन बेअमली है, लेजीनेस सुस्ती काहली है। ये बेअमली और सुस्ती का जो सिलसिला जारी रहता है, प्रोसेस सिलसिला, गोज ऑन पेविंग द पाथ, वो रास्ता हमवार करता चला जाता है ऑफ डिक्लाइन, जवाल का। डिक्लाइन जवाल है, वो जवाल का रास्ता हमवार करता चला जाता है। ये तर्ज अमल फॉर द पर्सन कंसर्न, मुतलका शख्स के लिए। क्राइंग अंडर द पेन ऑफ फेलियर, अपनी नाकामी के दर्द तले चीखता हुआ रोता हुआ। He meets his death, वो अंजाम कार अपनी मौत से दो चार हो जाता है। इट इज बट नेचुरल, ये एन फितरी बात है, दैट इफ वी सो द विंड्स, कि अगर हम किसी खेत में हवाएं बीजेंगे, वी शैल रीप द वर्ल्ड विंड्स, तो उससे हवा के बगोले, हवा के भंवर ही काटेंगे, मुफीद और कीमती फसल तो नहीं उगेगी वहां पे। एक्सप्लेनेशन। ए चैटरबॉक्स बातूनी, चैटरबॉक्स बातूनी, ऐसा बातूनी शख्स हु इज एलियन टू एक्शन, एलियन अजनबी, जो अमल से ना वाकिफ होता है। इज लाइक ए गार्डन, उसकी हैसियत एक ऐसे बाग जैसी होती है। ओवरग्राउंड, जहां भरमार हो, जहां उगी हो, विद वाइल्ड हर्ब्स एंड प्लांट्स, जंगली बूटियां और जंगली पौधे जो बिल्कुल गैर जरूरी होते। द सॉइल ऑफ ए गार्डन, ऐसे बाग की जमीन, ओवरग्राउंड विद वाइल्ड वेजिटेशन, जिस पे जंगली नबातात उगी हो, इज एज गुड एंड एज बैड एज दैट कवर्ड विथ स्नो। तो वो जमीन जिस पे जंगली जड़ी बूटियों की भरमार हो, वो तो इतनी अच्छी है, इतनी बुरी है, जैसे कि वो जमीन जिस पे बर्फ की मोटी चादर बिछी हो। यकीनन बर्फ की मोटी चादर किसी
पौधे को उगने की इजाजत तो नहीं देती। द पोएट कंपेयर्स द फ्लीसेस ऑफ फॉलिंग स्नो। फ्लीस गाले हैं, शायर गिरती बर्फ के गालों का मवाजना करता है। टू ए वाइट बर्ड, एक सफेद परिंदे के साथ, फर्स्ट ऑन दीवार, जो दीवार पे बैठा है। दिस वाइट बर्ड लुक्स लाइक ए फैल्कन, फैल्कन उकाब है, ये सफेद परिंदा उकाब की माने दिखाई देता है। When it begins to fly in the width of azure sky, azure नीलगूं है और विड्थ वुसअत होती है। जब ये नीलगूं आसमान की वुसअतों में उड़ने लगता है तो ऐसे लगता है जैसे ये उकाब हो। The poet uses another simile, शायर एक और तशबीह इस्तेमाल करता है, and says, और कहता है, that the cloud thundering in the sky, कि आसमान में गरजता गूंजता हुआ बादल, sounds like a lion, ऐसे आवाज उसकी महसूस होती है जैसे शेर की दहाड़ हो। roaring at the door, जो कि दरवाजे पे धाड़ लगा के अपनी मौजूदगी का एहसास दे रहा हो। Eventually, नतीजतन, the door begins to vibrate, उसकी धाड़ की जो साउंड वेव्स हैं वो इस कदर स्ट्रांग है कि दरवाजे में लर्जिश पैदा हो जाती है, थरथराहट पैदा हो जाती है। वाइब्रेट लर्जिश है, थरथराहट है। विद द रोर ऑफ लायन, शेर की धाड़, उसकी साउंड वेव्स ऐसी हैं, इतनी जोरदार हैं, इतनी पावरफुल हैं कि ऐसे लगता है जैसे दरवाजे में एक थरथराहट की कैफियत पैदा हो गई है। द थ्रॉटल ऑफ द डोर, ये दरवाजे की खड़खड़ाहट, feels like this strike of a wand, वॉन्ड छड़ी है, स्ट्राइक ज़रब है, ऐसे महसूस होती है जैसे छड़ी की ज़रब लगी हो ऑन द लोइन, कमर के ऊपर। ये स्पेलिंग ध्यान में रखिएगा, यहां पे ये लोइन है, लाइन नहीं। वॉन्ड ऑन द लोइन, कमर पे लगने वाली छड़ी की ज़रब महसूस होती है। द रिजल्टिंग पेन इन द लॉइन, छड़ी की ज़रब खाने के बाद उसके नतीजे में जो कमर में दर्द महसूस होता है, इज सिमिलर टू द पेन ऑफ ए डैगर, वो बिल्कुल ऐसे ही है, सिमिलर टू ऐसे ही है, मुशाबहत रखना, वो दर्द ऐसी है जैसे कि किसी खंजर के वार का दर्द हो। डैगर खंजर है। स्टैब्ड इन वंस हार्ट, वो खंजर जो किसी इंसान के दिल में घोंप दिया जाए। स्टैब होता है तेज आला घोंप देना किसी जिस्म के अंदर। When the blood begins to trickle, और जब खून रिसने लगता है, ट्रिकल रिसना बहना, from the wounded heart, जख्मी दिल से, none can avoid embrace with death, उसके नतीजे में बच नहीं सकता कोई, अवॉइड बच जाना, कोई नहीं बच सकता मौत को गले लगाने से, अंजाम कार उसकी मौत हो जाती है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन। The poem has been composed in a regular rhyming order. नज्म की तदवीन की गई है एक बाकायदा काफिया बंदी में, which goes as AABB throughout the poem, जो सारी नज्म में AABB के हिसाब से चलती है। The flow of rhythm, रिदम रदीफ भी कहते हैं, लय भी कहते हैं, आवाज की लय जो होती है। जो साउंड वेव्स हैं, जो साउंड की लय है, लहर है,
इज लाइक द फ्लो ऑफ ए टाइड, ऐसे महसूस होती है जैसे टाइड लहर होती है, पानी की लहर होती है, जैसे पानी की लहर बह रही हो इन द ओशन, समुद्र में। दीज डिवाइसेस, ये राइम और रिदम की जो शायराना तराकीब हैं, डिवाइसेस तराकीब हैं, lend musical charm to the poem, ये नज़्म को एक तरन्नुम की, म्यूजिकल तरन्नुम की, मौसीकी की दिलकशी देती हैं। The poet has employed a series of similes in a chain, chain जंजीर है, series of similes तशबीहात का एक सिलसिला है। शायर ने एक लड़ी की सूरत में, एक कड़ी की सूरत में तशबीहात का एक सिलसिला इस्तेमाल किया है नज़्म के अंदर। एम्प्लॉयड, इस्तेमाल करना। The poem remains intact from the first couplet to the last one। या इजाफा करें लास्ट वन के बाद, by dint of music, by by dint, dint of music and not of semantic, semantic, semantic sequence, उसके बाद लफ्ज़ लिखिए sequence, sequence से। तो ये नज़्म जो है ना वो सलामत रहती है, इंटेक्ट, सलामत रहना, बाय डेंट ऑफ म्यूजिक, अपनी मौसीकी की वजह से, एंड नॉट ऑफ सिमेंटिक सीक्वेंस। सिमेंटिक मानवी होता है, सीक्वेंस तसलसल होता है, मानवी तसलसल से नहीं, म्यूजिक की वजह से इंटेक्ट रहती है, इंटेक्ट सालम होता है। बाय डेंट ऑफ की बदौलत होता है, बाई DINT, डेंट, बाय डेंट ऑफ की बदौलत। आगे है इट। इट की जगह लिखिए नया लफ्ज़ दिस म्यूजिकलिटी, ये नहीं तरन्नुम, दिस म्यूजिकलिटी, MUSICALITY, दिस म्यूजिकलिटी, MUSICALITY, इट की जगह लिखा हमने। ये तरन्नुम जो है gives a unique unity, एक मुनफरिद वहदत देता है to the message of the poet, शायर के पैगाम को। एक्सरसाइज क्वेश्चन 1, how does life of man pass through different phases of it? फेज मराहिल है, किसी इंसान की जिंदगी किस तरह मुख्तलिफ मराहिल से गुजरती है। Every man passes through different stages of life, हर इंसान जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता। दे आर बेबीहुड, वो मराहिल हैं। शीर खारगी, जब बच्चा दूध पीता है बेबी होता है, फिर चाइल्डहुड है, फिर बेबी से चाइल्ड बनता है, फिर बॉयहुड है, चाइल्ड से बॉय बनता है, ये गर्लहुड है, फिर यूथ जवानी है, मिडिल एज अधेड़ उम्र है, एंड ओल्ड एज, और आखिरी मरहला बुढ़ापे का। इन फर्स्ट 2 स्टेजेस, जिंदगी के पहले 2 मराहिल में, वन हैज नो ड्यूटी, इंसान का कोई ड्यूटी नहीं होती, कोई फर्ज नहीं होता, कोई उसे ड्यूटी अदा नहीं करनी होती। इन यूथ, जवानी में, वन ट्राइज टू लर्न वन स्किल और दी अदर। जवानी में हर बंदा कोशिश करता है कोई ना कोई महारत सीखने की, रोजी कमाने के लिए कोई हुनर सीखने की, कोई एक हुनर नहीं तो दूसरा हुनर सीखने की कोशिश करता है। मिडिल एज इज द एज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके दरमियानी उम्र का हिस्सा तो सरासर जिम्मेदारी का हिस्सा होता है।
बच्चों की जिम्मेदारियां, घर की जिम्मेदारियां, बूढ़े वालदैन की जिम्मेदारियां। Whereas senility is only debility. Senility ज़ईफ़ी है, debility कमज़ोरी है, और आखिरी उम्र, आखिरी मरहला ज़ईफ़ी का है, और ज़ईफ़ी तो सिर्फ कमज़ोरी होती है। उसमें इंसान काम काज के काबिल नहीं रहता, बल्कि बाज़ सूरतों में तो वो मोहताज हो जाता है, दूसरों का दस्ते नगर हो जाता है ज़िंदगी की ज़रूरतों के लिए। क्वेश्चन 2, व्हाट हैपन्स, क्या होता है व्हेन लाइफ इज नॉट फुल ऑफ डीड्स, जब जिंदगी माकूल एमाल से नहीं भरी होती, बट फुल ऑफ वर्ड्स, बल्कि खोखले लफ्जों से भरी होती है। ए लाइफ फुल ऑफ वर्ड्स, ऐसी जिंदगी जो खोखले और खाली लफ्जों से भरी हो, बट डिवाइड ऑफ डीड्स, लेकिन माकूल किस्म के एमाल से खाली हो, डिवाइड खाली होना, इज वर्थलेस। ऐसी जिंदगी तो बिल्कुल फजूल जिंदगी है, वर्थलेस, यूजलेस है। दिस लाइफ स्टाइल, ये तर्ज अमल, जिंदगी गुजारने का ये अंदाज, इज लाइक द सॉइल ऑफ ए गार्डन, ऐसे बाग की मिट्टी है, ऐसे बाग की धरती की तरह होता है, विच इज ओवरग्रोन विद वाइल्ड हर्ब्स एंड ग्रासेस, जिस पे जंगली जड़ी बूटियां और फजूल घास उगी हो, और कोई फलदार पौधा, फलदार दरख्त और फूलदार झाड़ी ना हो। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द गार्डन, उस बाग की क्या सूरत हाल होती है? व्हेन द वीड स्टार्ट ग्रोइंग, जिसमें जंगली जड़ी बूटियां उगना शुरू हो जाती हैं। आंसर है द कंडीशन ऑफ ए गार्डन विच इज फिल्ड विद द वीड्स, वो बाग जो जड़ी बूटियों से भरा होता है, उसकी सूरत हाल इज पिटिएबल, बड़ी काबिल रहम होती है। वीड्स डू नॉट अलाउ यूजफुल प्लांट्स टू ग्रो, जड़ी बूटियां मुफीद पौधों को तो उगने की इजाजत ही नहीं देती। ए गार्डन विदाउट फ्लावर्स, ए गार्डन विदाउट फ्लावरी प्लांट्स, ऐसा बाग जो महरूम हो, खाली हो फूलदार पौधों से, एंड फ्रूट ट्रीज, और फलदार दरख्तों से, एज ए स्टिग्मा ऑन इट्स ओन नेम, वो तो अपने नाम पे एक दाग ही होता है, स्टिग्मा, दाग। What is the moral lesson of the poem? नज़म का अखलाकी नतीजा क्या है? The moral lesson of the poem is that, नज़म का अखलाकी नतीजा ये है कि action should speak louder than words. जिंदगी के अंदर हमारे अमाल ऊंचा बोले हमारे लफ्जों के मुकाबले में। It is with only action, sorry, it is only with action, ये सिर्फ अमल की बदौलत है, that we can का लफ्ज़ खुद लिखें we के बाद, can, can, वो रह गया लिखाई में। It is only with action that we can make or mar our life. make बनाना, मार बिगाड़ना, अमल की बदौलत ही हम जिंदगी को बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, दैट्स द एंड।